नमस्कार साथियों, मैं हर्ष आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन की केमिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इनमें हम कंसेप्चुअल टाइप से इनको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो, साथ में आपको ये भी पता लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो नंबर 2 रहेगा। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे आज का क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ मैटर इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर। देखो, लास्ट क्लास में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर की बात की थी, जहां पे हमने चौथी और पांचवी यानी कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर देखी थी। प्लाज्मा की बात कर रहे थे तो हम प्लाज्मा हाई टेम्परेचर की वजह से, और जबकि बात कर रहे थे हम कि जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है वो लो टेम्परेचर की। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि कौन सी मैटर की स्टेट जो कि कूलिंग ऑफ गैस, गैस को हमने क्या करना है, कूल करना है, यानी कि टेम्परेचर कैसा रखना है, लो रखना है। और इन्होंने लो डेंसिटी की बात की है। तो यहां से ये हिंट मिल रहा है कि ये स्टेट ऑफ मैटर कौन सी होगी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होगी, बीईसी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। ध्यान में बात रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। अगर वो स्टेट्स ऑफ मैटर से क्वेश्चन पूछता है तो प्लाज्मा और आइंस्टाइन से बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है। चलें देखें, एक्सप्लेनेशन देखें। बोस आइंस्टाइन कंडीशन अ स्टेट ऑफ मैटर इन व्हिच सेपरेट एटम्स और सबएटॉमिक पार्टिकल्स कूल्ड टू नियर एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो तक, जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, जिसको कि हम -273 डिग्री केल्विन भी बोलते हैं, -273 केल्विन और -0 डिग्री जिसको बोला जाता है। ठीक? तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पर लेके आते हैं। ठीक। तो बोस आइंस्टाइन कंस्टेंट को फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोला गया है, और ये एक लैब में बनाया गया था 1995 में। ये आप ध्यान में रखें। चलें अगला अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी है, मिक्सचर की प्रॉपर्टी है लेकिन कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं है। देखो पहला, द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर। हाँ भी, ये तो दोनों में होता है। मिक्सचर को भी हम केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मोड से सेपरेट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ कि कंपाउंड, तो कंपाउंड्स को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। ये दोनों बातें ठीक है। आगे देखिए, इट हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। बिल्कुल ठीक है, जिससे ये मिलके बने हुए होते हैं उनसे अलग, उनसे अलग इनकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है भाई, बात हो गई। अ, आगे है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट रिएक्ट। हाँ भाई, ये तो बात ठीक है, एलिमेंट रिएक्ट करेंगे तभी तो ये हमें देखने को मिलेगा। कौन भाई, कंपाउंड की बात हो रही है, कंपाउंड में ऐसा होता है। तो ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी आ गई। इन्होंने पूछा है नॉट कंपाउंड प्रॉपर्टी, कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं, इट हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ये तो होता है, लेकिन कंपाउंड में होता है ऐसा कि कंपाउंड जब बनता है तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं कंपाउंड की एज कंपेयर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है। आगे देखो, आगे वाली बात है, इट हैज वेरिएबल कंपोजिशन। हाँ भाई, ये बिल्कुल ठीक बात है। मिक्सचर की कंपोजिशन वेरिएबल होती है। ठीक है, कैसे भी हो सकता है। मान लेते हैं 50 ग्राम मेरा शुगर है, और मैं बोलूंगा कि 50 ml मेरा वाटर है, तो ये क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। मिक्सचर भी बोल सकते हैं इसको। लेकिन अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, कंपाउंड कंपाउंड हमेशा फिक्स्ड फिक्स्ड कंपोजिशन में ही बनता है। जैसे कि मैंने बोल दिया H2O, तो इसकी कंपोजिशन क्या होगी, 1:8 होगी। ठीक है, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, तो ये बोला है कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंपाउंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्लिमेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा एक सब्लिमेशन रिएक्शन है।
सब्लिमेशन रिएक्शन लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होती है, जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में या गैसेस स्टेट में बदल जाता है विदाउट अंडरगोइंग एनी लिक्विड स्टेट। क्या बोलेंगे हम, सॉलिड से डायरेक्टली कहां पे कन्वर्ट हो गया, बोलेंगे गैसियस फेज में, गैस में बदल गया। ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेपर भी बोल सकते हैं। ठीक? तो यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर 1 है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, नहीं भी ऐसा नहीं होगा। लिक्विड से वेपर जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। गैस से वेपर बन रहा है, नहीं भी, ऐसा भी नहीं होगा। सॉलिड से वेपर बन रहा है, हाँ जी ये होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसमें भी यही बोला है कि जब सॉलिड से वेपर में कोई चीज बनती है डायरेक्टली तो उसको सब्लिमेशन प्रोसेस बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन बोलता है द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन दैट आर कंबाइंड विद 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन अ कंपाउंड्स, इन द कंपाउंड्स, क्या बोला है, N2O3 एंड NO इज 3:1। बोला जो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास जब वो 1 ग्राम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर विच लॉ। ये स्टेटमेंट कौन से लॉ के अकॉर्डिंग सही रहेगी। देखो यहाँ पे बोला है 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, दोनों केसेस में नाइट्रोजन कितनी है, मैं बोल देता हूं सर 1 ग्राम है। जब ये N2O3 बना रहा है तब भी नाइट्रोजन कितनी है, 1 ग्राम है। ठीक है जी। जब ये NO बना रहा है तब भी नाइट्रोजन कितनी है, बोलेंगे सर 1 ग्राम। ठीक बात हो गई। अब देखो यहाँ पे एक एलिमेंट हमारा फिक्स्ड है, तो याद करो जब हमने पढ़ा हुआ था, ये आपने पढ़ा हुआ होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। ठीक है, कि एक एलिमेंट जो है वो फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करेगा विद अदर एलिमेंट्स, और जब ये ऐसा करेगा तो जो भी हमारे प्रोडक्ट बनेंगे वो सिंपल होल रेशो में होंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात हमने पढ़ी हुई है या हम सभी ने देखी हुई है। तो ये आ जाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट जो हो हमारा फिक्स्ड होता है, जबकि दूसरा एलिमेंट या दूसरा एटम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, वो कैसा होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड, उसकी कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होती है। जब ऐसा होगा तभी तो हमें अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स मिलेंगे, अलग अलग टाइप के रिजल्ट में। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। चलो यहाँ पे भी देखा हुआ है, यही बोला है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। देखो इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू प्रोड्यूस मोर देन वन कंपाउंड, द weight of one element combined with a fixed weight of other, क्या बोलता है, weight of one element that combine with a fixed weight of other are in a simple whole number। ठीक है, ये बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और यहाँ पे ये एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे कि नाइट्रोजन को अगर फिक्स कर देंगे तो जो दूसरा जो है ऑक्सीजन हमारी, वो उसकी रेशो कितनी आ जाएगी, अलग अलग आ जाएगी, सिंपल होल नंबर रेशो में। देखो ये आ गया हमारा 48, यहाँ पे 48 ग्राम यूज हो रही है, यहाँ पे 16, तो इसकी रेशो जब हमने करी तो रेशो क्या आनी चाहिए, 3:1, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो 3। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्या बोलता है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 2540 लीटर, 2540 लीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर बोला सर यहाँ पे 2 है, एक हो गया, फिर ये आ गया, ये आ गया, ये गया, टोटल तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। लेकिन ऐसा नहीं, देखो ये जो जीरो है को इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। ध्यान में बात रखना, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते हैं। अगर ये बीच में होता जैसे कि 2054, तब इसको सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल में, और ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी टीजीटी अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर की, वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उन रूल्स को जरूर पढ़। ठीक है, फिर एक पॉइंट आ जाता है, एक रूल आ जाता है कि जब वो पॉइंट लग जाएगा तब हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। पॉइंट के बाद अगर जीरो होंगी तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाए, लेकिन उससे पहले अगर पॉइंट नहीं है तो जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता है। तो जीरो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और वो कौन कौन से हैं, 2,
5 4। ओके, चलिए ऑप्शन देखिए। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और ये बोल रहा है इन 2540 इग्नोर द ट्रेलिंग इनसिग्निफिकेंट डिजिट 0 टू गेट सिग्निफिकेंट डिजिट। 0 को इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेलिंग है बाद में। ओके, अगला प्रश्न देखिए। द एसआई यूनिट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज। एसआई यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एसआई यूनिट्स क्या होगी? देखो, इतना आसान प्रश्न, जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वहां पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी होता है और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? आप बोलोगे सर मोल्स होती है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मोल के बारे में तो हमें पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोल। मोल इज करेक्ट आंसर। ठीक है। कैंडला की बात करूं तो ये लुमिनस इंटेंसिटी की हो जाएगी। क्या बोलेंगे? लुमिनस इंटेंसिटी के यूनिट हो जाएंगे। ग्राम की बात करूंगा तो ये वेट के हो जाएंगे और किलोग्राम की बात करूंगा तो ये भी वेट के यूनिट। अगर मैं किलोग्राम की बात करता हूं तो ये एसआई यूनिट है और अगर मैं ग्राम की बात करता हूं तो ये सीजीएस सिस्टम में यूनिट्स होते हैं। मोल की बात करूं तो एसआई में। ठीक है। कैंडला की बात करूं ये भी एसआई सिस्टम में। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो उसको हम मोल्स में काउंट करते हैं और एसआई यूनिट ऑफ मास ये किलोग्राम है। सीजीएस में ग्राम हो जाएगा। लुमिनस इंटेंसिटी ये कैंडला बोलते हैं और एसआई यूनिट्स ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मोल आ जाएगा और 1 मोल किसके बराबर होता है? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर और दैट इज 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। द रिवाइज्ड मेट्रिक सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। रिवाइज्ड मेट्रिक सिस्टम, अरे ये क्वेश्चन बहुत ही अलग सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिवाइज्ड मेट्रिक सिस्टम को हम बोलते हैं एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक है, स्टैंडर्ड। ओके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स ऐसे बोल सकते हैं। तो ये किसने प्रपोज किया था? इसका आंसर बी होगा, जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर वेट्स एंड मेजर्स। उसमें इसको प्रपोज किया गया था। देखें एक्सप्लेनेशन में ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है और इसको क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोला जाता है और इसको प्रपोज किया था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, सीजीपीएम इसको बोला है। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहां पे इसको प्रपोज किया गया था। तो ये ग्लोबली अडॉप्टेड है, सभी जगह पे इसको एसआई सिस्टम को यूज किया जाता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। फॉर टू स्टेटमेंट गिवन एनालाइज द आंसर। दो स्टेटमेंट दी हैं, इनको एनालाइज करना है और अपना आंसर देना। चलिए, बताए सॉलिड हैज फाइनाइट शियर मॉडुलस वेयर एज लिक्विड्स डू नॉट। अब ये शियर मॉडुलस क्या होता है? शियर मॉडुलस वही है, जब हम उसको ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, तो वहां से ही शियर मॉडुलस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन वाले चैप्टर में हम वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो सकता है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़े, एटम्स आर ऑलवेज इन थर्मल मोशन एंड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड पोजीशन। बिल्कुल ठीक बात है। मैटर में जो एटम्स होते हैं वो उनका मोशन जो वो हमेशा थर्मल मोशन में होते हैं, कभी भी एक जगह पे नहीं होते हैं, थर्मल मोशन होते हैं। किसकी वजह से? एक दूसरे की वजह से। एक दूसरा उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा होता है, उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, उनकी वजह से वो हमेशा मोशन में होते हैं, थर्मल मोशन में होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती। अब मोशन में है तो फिक्स्ड पोजीशन कैसे होगी? दूसरी वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, पहली वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो हम बोलेंगे कि दोनों। और यहाँ पे ऑप्शन की बात करूं मैं तो एक्सप्लेनेशन तो एक दूसरे का रिलेशन तो है ही नहीं, कुछ नहीं भाई, ये है ना, एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन तो नहीं बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बोथ 1 and 2 आर ट्रू बट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या बोला है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यही बोला है, ये सारी बातें जो अभी बताई। देखो, फ्लूइड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, ये भी पता है। व्हाइल इन सॉलिड्स ड्यू टू फाइनाइट शियर मॉडुलस द डिफॉर्मिंग फोर्स चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। जब इसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो ये अपनी शेप को चेंज कर देता है। एटम्स आर ऑलवेज इन थर्मल मोशन, एटम्स थर्मल मोशन में होते हैं, उनके पास फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 19। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ मीडियम हैविंग मास डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी बोथ लेसर देन दोज ऑफ वाटर। बोथ लेसर देन दोज ऑफ वाटर।
सबसे पहले हम उठा लेते हैं यहाँ पे मास डेंसिटी, डेंसिटी को उठा लेते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और दूसरा आ गया ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी देखो, ऑप्टिकल डिस्टेंसिटी जो है वो रिलेटेड होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका इनफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी, जिसका कम होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम। आइए देखते हैं सबसे पहले अल्कोहल, अल्कोहल की डेंसिटी तो वाटर से ज्यादा होती है, ठीक है। बेंजीन की बात करें, कैरोसिन की बात करें, आइस की बात करें, ये देखो इन चारों ऑप्शन में जो डेंसिटी कम होती है किससे, वाटर से कम होती है, वो एक ही है इधर, दैट इज आइस। आइस, आइस की डेंसिटी कम होती है तभी तो आइस पानी के ऊपर तैरती है, ठीक है? तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे सीधा। और दूसरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली बात करते हैं जो कि एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, देखो मास डेंसिटी, वाटर की मास डेंसिटी कितनी होती है, लगभग लगभग 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। उसके बाद आ गया अल्कोहल, बेंजीन, केरोसिन हैव अ हायर मास डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर। आइस, आइस इज लेस डेंस देन वाटर, ये हम सभी को पता है और इसी जानकारी के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल सही आंसर लगा सकते थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज 1.31 एंड दैट ऑफ वाटर इज 1.33। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, बोलेंगे सर वाटर का। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा, तो वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और आइस की कम हो जाएगी, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20th, यस यू हैव 4 क्लोज्ड कंटेनर, आपके पास 4 क्लोज्ड कंटेनर है ए बी सी डी, जिनमें की ए में बोला मीथेन गैस रखी हुई है, बी में बोला नाइट्रोजन गैस रखी हुई है, सी में गैस रखी हुई है हाइड्रोजन, सी में रखी हुई है हाइड्रोजन और डी में रखी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड। इफ द गैस इन ईच कंटेनर इज 10 ग्राम, बोला सभी कंटेनर में गैस का अमाउंट कितना है, 10 ग्राम है भैया, कितना है, 10 ग्राम। Which one of the four containers would have maximum number of molecules? इनमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल किस में हो, ओके। तो आपको पता है, मुझे मालूम है, आपको भी होना चाहिए, 1 मोल, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर या 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बोलो ठीक बात है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। अगर मैं ए की बात करता हूँ यहाँ पे, अब मैं ए की बात करूंगा, ए में है CH4 और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम बोलेंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्या बोलेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ऑलराइट। गिवन मास कितना दे रखा है भाई, गैस का मास बोलेंगे 10 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास CH4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कार्बन, कार्बन का भाई 12 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास। कार्बन का कितना आ गया, 12 प्लस में एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 4 इंटू 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, कितना आ गया भाई, 16 ग्राम आ गया। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 16 ग्राम, ओके। चलो भाई इतनी बात आ गई। और जब मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूंगा इनके, तो मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा एवोगैड्रोस नंबर से, एवोगैड्रो नंबर। उसी तरह बी की बात करूं, बी में कौन सी गैस है, आप बोलोगे सर नाइट्रोजन है, फिर से एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, कितने आ जाएंगे भाई, N2 10 ग्राम गिवन, बोला हर गैस जो सारी की सारी गैस है वो 10 ग्राम की। तो यहाँ पे बात करेंगे N2, N2 के लिए मॉलिक्यूलर मास कितना होगा सर, एक नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक मास तो होता है 14 होता है, तो दो के लिए कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 28 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है भाई, 28 लिख देंगे। उसके बाद सी की बात करूं, सी में कौन सी गैस है, H2 है भाई, गिवन कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम है और दो हाइड्रोजन है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक 2 आ जाएगा। फिर उसके आगे डी आ गया, डी के लिए भी ऐसा ही करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है, गिवन मास कितना है, आप बोलोगे सर 10 है और कार्बन डाइऑक्साइड का
मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? सर कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32। कितना आ जाएगा? 44 ग्राम आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 44। जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से, और जिसका एवोगैड्रोस नंबर मतलब इसको सॉल्व करके जिसका भी आंसर ज्यादा आएगा उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, सी। इसके पास सबसे ज्यादा है, क्योंकि जब इसको काटेंगे तो ये 5 बन जाएगा, इज इक्वल टू 5 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ पे कैलकुलेशन की हुई है, देखो यहाँ पे कितने मोल्स बने, यहाँ पे मोल्स बने 0.625 मोल्स। इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी एवोगैड्रोस नंबर से, इसको भी एवोगैड्रोस नंबर से, इसको भी एवोगैड्रोस नंबर से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो सी वाले में सबसे ज्यादा आएगा, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ से सीखने को जरूर मिले। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही हम ये सीरीज कंटिन्यू रख पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।